सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने इस डांट के बाद ही हरकत में आकर अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास किया है। हालांकि अब भी चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि उसका कदम कम सख्त है और उसकी कार्रवाई के दायरे से उसके प्रभावी लोग बाहर ही रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी भी अब चर्चा में सरेआम है। आयोग के इतिहास में यह पहला अवसर है जब हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस तरह तल्खी बयान दिया है। देश में हेट स्पीच को लेकर एक बड़ा तबका खासकर बेचैन है। एक अनिवासी भारतीय ने रिट दायर करते हुए अदालत से मांग की है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर सख्त सजा दिया जाए। यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग और मीडिया की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में रखा जाए। धर्म और जाति के सवाल पर भी नेता लगातार नफरत फैलाते हुए अपने रुख दिखा रहे हैं। कहीं अली बली का मुद्दा है तो कहीं सिद्धू जैसे नेता मुसलमानों को एकजुट होने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह शमशान बना कब्रिस्तान के प्रतीक के सहारे हेट स्पीच दिया था, वह अन्य नेताओं के लिए एक नजीर बन गया था। लेकिन जिस चुनाव आयोग की टीएन शेषन के कार्यकाल के लिए जाना जाता था, अब वो आंख मूंदे नजर आता है। चुनाव आयोग अपनी बेबसी का प्रश्न आयोग से कर रहा है। वह अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों के इस्तेमाल के बजाय इस तरह से नफरती बयानों पर सख्त होने के लिए ठोस कदम उठाने से हिचक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो जिस तरह से रिपोर्ट जो आपने देखी, रिपोर्ट के मायने समझ गए होंगे। रिपोर्ट का जो अर्थ है, राजनीति में इस वक्त क्या निकाला जा रहा है। राजनीति में जो लोकसभा चुनाव है 2019 के, वो केवल मुद्दों पे नहीं लड़े जा रहे हैं। वहां बात हो रही है बजरंगबली की, वहां बात हो रही है अली की, वहां कभी किसी महिला नेता पर छीटाकशी कर दी जाती है, कभी किसी और मुद्दे, किसी नेता, दूसरे जो नेता है प्रतिपक्ष के, उन पर कोई विवादास्पद बयान दे दिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, भारतीय राजनीति इस तरह के विवादों से जुड़ी हुई रही है। भारतीय राजनीति में बयानों का और विवादों का ताना बाना रहा है, साझा रहा है। लेकिन ये जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने भी अब संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाई करी है, जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन पर, और साथ ही जो मायावती हैं उन पर जो कार्रवाई करी। कुल मिलाकर ये क्या मुद्दों से हटकर बात की जा रही है? क्या यही मुद्दे रह गए हैं चुनाव में? क्या इन्हीं सब पर बात करनी चाहिए? क्या इसीलिए हम राजनेताओं को वोट देते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस से सुशील आसोपा साहब हैं, और सबसे पहले मैं सुशील जी आपका स्वागत करना चाहूंगा इस डिबेट में। मेरा सवाल सुशील जी आपसे है, मैं आपकी आज की बात अगर मैं करूं तो मैं आज की बात करता हूं, आपकी ही पार्टी के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बोलने के लिए मशहूर है, वाकपटुता के लिए मशहूर है, बेहद अच्छा बोलते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां का वो उपयोग करते हैं। लेकिन आज कटिहार में उनको ये बोलने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि मुसलमानों आप एकजुट हो जाओ। अगर आप एकजुट हो जाओगे तो जो मोदी साहब हैं वो चलते बनेंगे। मैंने तो उनका ये बयान सुना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की एक पट्टी मैंने देखी है टीवी पे कि चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेकर के और जिला अधिकारी से उसकी सीडी की रिपोर्ट मंगाई है और सीडी मंगाई है जी। तो अब इस पे जो भी कानूनन चुनाव आयोग को अल्टीमेटली अपनी शक्ति का एहसास होने लगा है जी कि उसके पास भी कोई ताकत है, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने कल से 4 नेताओं के प्रचार पर रोक लगाई है, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, आजम खान और मायावती। उस घेरे में अगर चुनाव आयोग ये पाता है कि हमारे
नवजोत सिंह सिद्धू जी का बयान जी उसी रूप में, उसी धारा में और उसी प्रकार से मिलता है जी। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है और हम उसका भी स्वागत करेंगे। हम ये मानते हैं कि इस देश में, मैं तो ये मानता हूं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कोई सबक नहीं लिया जब उन्होंने कल देख लिया कि क्या चुनाव आयोग ने जिस तरह से। मैंने आपको कहा कि मैंने उनका भाषण सुना नहीं है। नहीं, मैंने मीडिया रिपोर्ट मैंने सुना है, मैंने मीडिया रिपोर्ट से पढ़ी है, मैंने सुना भी है। समझ गया मैं बात। मैं उनका बचाव 1% भी नहीं कर रहा हूँ, पर आप मेरे से वर्डिक्ट मांगे तो मैं वर्डिक्ट नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उसी बारे में आ रहा हूँ। क्या इसी आधार पर वोट थोड़ी मिलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्या नाम है इनका, नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उनका बयान जिस रूप में सॉफ्ट मीडिया में आ रहा है, वो इन्वर्टेड कॉमा में अगर वही है तो उस बयान की निंदा करता हूं मैं, नंबर 1। लेकिन आपको इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी सी बात है जो मैं आपको अपनी समझाना चाह रहा हूं, मैं अपने तरीके से। 2014 का जो चुनाव था वो इस देश के इतिहास में एक बयानों के लिए निर्णायक मोड़ वाला चुनाव था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने उनके दूसरी नेता जो थे, चाहे वो राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज थी, या अरुण जेटली थे, या और लोग थे, उन्होंने उस तरह के नहीं, केवल मोदी जी या उनके थर्ड लाइन के गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, उमा भारती या साक्षी महाराज, इन लोगों ने जिस तरह के बयान उस समय दिए, और बयानों के बीच में उन्होंने जो वादे किए जनता से, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 90 लाख करोड़ रुपया चोर लुटेरों का विदेशी बैंकों में पड़ा है, एक परिवार खा गया, ये बातें जो उन्होंने बोली। और 1 मिनट साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए, दर्शकों को समझ में नहीं आएगी बात। मैं उसी पे आ रहा हूँ जहां आप ले जाना चाह रहे हैं। 15 लाख रुपए लौटाएंगे, किसानों को 1.5 गुना मिलेगा, और सबका साथ सबका विकास। लेकिन पिछले 5 साल में वो सबका साथ छूटता चला गया, और नेताओं को ये बोलने की छूट दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी तो आकाश हैं और विपक्ष का नेता नाली का कीड़ा है। ये जब बातें आएगी तो अब चुनाव में, अब आप समझिए, ताली बजाने का तो हमारे देश में रिवाज है, किसी बात पे ताली बजवा लो, ठीक है, और आलोचना निंदा पे, हल्की बात पे तो तालियां थोड़ी सी ज्यादा बजती है। मैं उसका दोष दर्शकों को और वोटर्स को नहीं दूंगा, पर देश में ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, उसको अकेले सुशील आंसू पर रोक नहीं सकता। तो इसलिए उस उत्तेजना के साथ दूसरी तरफ उत्तेजना होती है। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के स्तर से आज भी प्रधानमंत्री की तरह भाषण नहीं दे रहे, विपक्ष के नेता की तरह भाषण दे रहे हैं, ऐसे जैसे कि कांग्रेस तो सत्ता में हो और नरेंद्र मोदी विपक्ष में हो, आज भी जैसे वो सत्ता में आना चाहते हो। अरे भाई, आप सत्ता में हो, जवाब दे ही दो ना, सत्ता में बात करो। सत्ता में तो आना चाहते हैं ना, तो जब अगला चुनाव आ रहा है, सत्ता में तो वो पार्टी आना चाहती है। बात ऐसे कर रहे हैं जैसे विपक्ष में है। मैं आपके पास दे नहीं रहे। मैं आपके पास आऊंगा सुशील आसुबा जी। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी से शिव शंकर झा साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शिव शंकर जी, क्या देखिए, बीजेपी के भी कई नेता हैं जो इस फेहरिस्त में शामिल होते हैं, और ये लोकसभा चुनाव 2019 में ही नहीं, इससे पहले ऐसे दर्जनों नेता हैं, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनको वरिष्ठ नेता के तौर पर देखा जाता है, चाहे वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं। अली बली की बात करना, बजरंग बली की बात करना, पहले बजरंग बली की जाति बता दी जाती है कि वो कौन सी जाति से हैं। क्या ये सब मुद्दे चुनाव में काम आते हैं? क्या लगता है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार? राजनेता थम नहीं रहे हैं, क्या वोट में तब्दील हो रहे हैं ये आपके इस तरह के बयान? देखिए, किसी भी मुद्दे पे अगर कोई बयान आता है, जनरली ट्रेंड है कि एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करना, ठीक है, लेकिन किसी के चरित्र पे, किसी के धार्मिक उस पे बयान देना, जैसा कि बीच में नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जैसा जिम्मेदार आदमी बोलते थे वो नीच है। ये क्या स्तर है राजनीति का इनके, कांग्रेस का, कि आप एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि आज के पूरे भारत वर्ष के लिए जो चुन के आए हैं, पूरे भारत वर्ष के लिए प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व देख रहा है, आप उनके लिए कुछ भी बयान दे देते हैं। कपिल सिब्बल जी कुछ कह देते हैं, अरे शशि थरूर जी कुछ कह देते हैं। आप कम से कम इतना तो आप लिहाज रखिए, मर्यादा रखिए कि जो पूरे इतने बड़े राष्ट्र का गौरव है, जो प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, आप उनके लिए कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। किसी महिला के लिए आप अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। पिछले चुनाव में बीच में आपने देखा होगा
जो स्मृति ईरानी जी के लिए भी कुछ कह दिया, अभी जयप्रदा जी के लिए देखिए कुछ कह दिया गया। लेकिन ये जो गिरता हुआ ऐसा आपके नेता भी कर देते हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसा बीजेपी के नेता भी करते हैं। बीजेपी के नेता कोई पाक साहब और दूध के धुले हुए नहीं है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, बीजेपी के नेता में ये एक चीज है कि एक आधार या आरोप प्रत्यारोप। प्रियंका गांधी चुनाव में उतरी तो बीजेपी के नेता ही थे सबसे पहले छीटाकशी करने वाले। क्या छीटाकशी की बताइए, बताइए क्या छीटाकशी की? छीटाकशी क्या उनके चरित्र को लेके कोई बात कही? क्या अमर्यादित कोई बात कही? पप्पू की जगह पप्पी कह दिया उसको। कोई अमर्यादित बात कही? अमर्यादित को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, किस तरह से डिफाइन करते हैं? किसी के लिए आपने आज शशि थरूर के लिए यदि उसकी 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए कहा जाए तो फिर आपका समय आएगा, आप भी बोलिएगा। आप मुझे बोलना चाहे तो आप भी बोल लीजिए, आपके बाद मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं ये समझ नहीं मैं इनको भी सुन लूंगा, शिवशंकर झा साहब मैं इनको भी सुन लूंगा। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से बात शुरू करी, जो आज का बयान था, मैंने वहां से बात शुरू करी और बात शुरू होते होते देखिए जब बात शुरू हुई है, बात शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जो बयानात होते हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया होते हैं? देखिए, भाषणबाजी में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये सारा चलता है। और जो जहां तक पप्पू का नाम है, वो नवजोत सिंह सिद्धू का दिया हुआ ही नाम है जी। वो आज उन्हीं के गोद में बैठे हैं। ये पप्पू जो पहली बार जो नामकरण किया था, नवजोत सिंह सिद्धू ने ही किया था और बीजेपी ने उसको पनपाया जी। अब जो नामकरण उन्होंने किया तो आने वाले समय में वो अभ्यास में आया और वो चलता गया लोगों में। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं झा साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो इस तरह की बयानबाजी है, चाहे वो बीजेपी का नेता दे, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे किसी भी जदयू का, चाहे छोटी मोटी किसी भी पार्टी का या कांग्रेस का, क्यों इस तरह के बयान दिए जाएं? क्या इसलिए हम आपको वोट देते हैं? क्या इसलिए जनता वोट देती है क्या? या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब ऐसे बयान देते हैं और तालियां बजती हैं तो वो वोट में तब्दील हो जाती हैं? नहीं, ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग ये बिल्कुल राजनीति के लिए बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये इस बात को मैं समर्थन करता हूं कि ये इन चीजों पे लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और जिस हिसाब से चाहे वो योगी जी पे भी अभी चुनाव आयोग ने योगी जी पे जो लगाया है, इस तरह से लगाम लगानी चाहिए, चीजों को रोकना चाहिए। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अपने नेताओं को तो नसीहत देंगे ना कि भैया देखिए ऐसे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल। वो तो देखिए, जहां चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दिखाई है तो वो तो सार्वजनिक रूप से सबको पता है कि आप आगे ध्यान रखना। लेकिन बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री के मामले में प्रतिक्रिया नहीं दिखा पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई भी बयान इस तरह का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव याद होंगे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव याद होंगे आपको, जब शमशान और कब्रिस्तान करते थे प्रधानमंत्री जी? क्या वहीं से नजीर बन गई, पता है आपको? इस बात का अंदाजा है? आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये अंदाजा आप जो लगा रहे हैं ये वहां से नहीं है। ये जो परंपरा चली आ रही है, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ये क्या मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय तो इस तरह की भाजपा ने संगठन होकर के सरकार बनाई, मायावती के सरकार बनाई बीजेपी ने। उस समय कोई प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे, लोकसभा का चुनाव नहीं था। ये तो करीब 15 साल पुराना नारा है, तिलक तराजू और तलवार। फिर उसके बाद सरकार बनाई बीजेपी ने। मैं श्याम जी आपके पास अभी देखो सही नहीं है, ठीक है क्या नजीर पेश कर श्याम जी। ये देखिए लगातार इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के भाषणबाजी, आज नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं पहले जो इस तरह का आजम खान का बयान आया, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो बयान देते हैं, फिर मायावती, बहुत। और चुनाव आयोग ने मेनका गांधी, उन्होंने सीधे ऐसा, उनके बयान से ऐसा लगा कि वो धमका ही रही है, भैया अगर मुझे वोट नहीं दोगे। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग, क्या अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़ा चाबुक मार के पूछा कि आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, जब तो चुनाव आयोग को समझ आया कि अब कुछ करना चाहिए आनन फानन में, क्या चुनाव आयोग को ये सब चीजें सुनाई और दिखाई नहीं देती है? किस बात, ये जो टीएन शेषन ने जिस आयोग को खड़ा किया, जिस अंदाज में आयोग को पहचान दिलाई कि क्या होता है चुनाव आयोग, क्या वो अब सब धूमिल हो चुकी है? दिखेगा कि कई बार क्या चुनाव आयोग की जब नियुक्ति होती है उसमें जिस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, उसका परिणाम होता है कि वो कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी का थोड़ा लिहाज रखते हैं। ये कई बार देखा गया। लेकिन यहाँ पर ये है कि अब आप जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, फटकार लगाई। जब उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमको फटकार लगा रहा है, इसका मतलब कमी है आयोग में, आयोग ने फिर एक्शन लेना शुरू किया। और एक्शन लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मायावती तो गई थी, आज कह रहे थे कि भाई दूसरे चरण का मतदान होना है और आज मतदान
कि वो जो प्रचार प्रसार रुकेगा, जी। इसलिए मुझे अनुमति दी जाए, मैं जानना चाहती हूँ। तो उनका नहीं, चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है वो सही है, उनकी उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आना है तो दोबारा से आइएगा। लेकिन अब ये बताइए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अगर कार्रवाई कर रहा है, अब सरकार जब चलती है तो सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्य सरकार को देता है, केंद्र सरकार को देता है, क्योंकि जब आप सिद्धांत और संवैधानिक आधार पर काम नहीं करेंगे तो सारी चीजें आती है। अब देखिएगा, पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, उनके नेताओं को सुचिता बनाने के लिए कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनको भी सबसे पहले तो सुचिता उनको ही दिखानी पड़ेगी कि आपका मर्यादित भाषण होना चाहिए, मर्यादित चीज होनी चाहिए। आपने बहुत सारी चीजें की है इस देश में, तो आप उसको कहिएगा। छीटा खसी इस प्रकार की मत कीजिएगा जिससे कि आपसी विवनता पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो, या आप आपस में ललकारने की स्थितियां हो जाती है। जब आप काम नहीं करते तो बिना बात ललकारते हैं, और बिना बात की बात होती है, उससे निश्चित रूप से समाज में विवनता बढ़ती है। उसको रोकने के लिए कुछ कदम चुनाव आयोग ने उठाए, उसको उनके लेकिन चुनाव आयोग को हर पर पूरी तरह से रखनी चाहिए। जैसे कि गुलाब चंद कटारिया को भी नोटिस दिया है, आपको उदयपुर में झाड़ोल में जो उन्होंने कहा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ श्याम जी, चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग का गठन इसलिए हुआ कि चुनाव में एक गाइडलाइन तैयार की गई चुनाव के लिए कि चुनाव इस तरह से लड़ा जाए, ये चीजें ना हो, एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण किया गया है, उसका फॉलो। लेकिन ये जिस तरह से बयानबाजी नहीं, आप देखिए कि चुनाव में किस तरह से आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं जो चुनाव प्रत्याशी होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं। तो क्या चुनाव आयोग को सब दिखता नहीं है? दिखता है ना। देखिए कि मैं आपको सुधांशु जी ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाता। प्रयोग कीजिए ना आप, और निष्पक्षता से प्रयोग कीजिएगा। किसी भी पार्टी को ये मत कीजिएगा कि सत्तारूढ़ पार्टी है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके लिए समान है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपके लिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, और उल्लंघन हो रहा है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कड़ी कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी चुनाव आयोग को। अगर चुनाव आयोग को फटकार लगाता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका मतलब मानिएगा कि वो सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा, निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं कर रहा। उसी का परिणाम आप देखिएगा कि हर नेता बोलने लगता है। अब देखिएगा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 72 घंटे के लिए रोक लगाई, उनको मजबूरन आज जाके हनुमान चालीसा करी, उन्होंने जाके चुपचाप बैठ गए ना। एक संदेश गया कि भाई मायावती कोशिश कर रही थी कि मैं दलित हूँ और मैं तो वह उसको नहीं मिली, तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। आजम खान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा। आजम खान का बेटा कह रहा था कि मेरे पिता की तो बात ही नहीं सुनी गई। अब मेनका गांधी पर प्रतिबंध लगा। अब कोई भी चीज हो, कोई भी हो, उस पर प्रतिबंध लगाया जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो निष्पक्षता से होना चाहिए। अब कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चुनाव आयोग हैं तो उसका मतलब निष्पक्षता नहीं। निष्पक्षता रखिएगा, आप बात सुनिएगा उनकी, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। ये तो आप बहुत छोटी कार्रवाई कर रहे हैं कि 72 घंटे की रोक। जी बिल्कुल, आप अयोग्य घोषित कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि उसके ऊपर कितना एकदम से असर जाएगा, और आपके पास निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि लोकतंत्र का सुरक्षा करने के लिए जो चुनाव आयोग बनाया है, और हम सब विश्वास करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से देश में चुनाव कराएगा, उसकी रखवाला करने वाला ही अगर द्वेषता करेगा और मनभेद करेगा, या उसमें सत्ताधारी और विपक्ष का अलग अलग कार्रवाई करेगा, ये नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष होकर के स्वतंत्र चुनाव हो। देश में जिस प्रकार का हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है और हमारी सहजता से सत्ता का परिवर्तन भी होता है, तो ऐसा कोई नहीं होता कि यहाँ बहुत लड़ाई दंगे होते हैं, उससे सहजता से सारी बातें होती है। अब हमारे चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे, व्यवस्था नहीं फैले, आपस में समाज बटे नहीं, इसलिए कोई न कोई तो सुचिता दोनों ही बड़े राजनीतिक पार्टियों को इसकी पहल करनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आज नहीं तो आने वाले समय में, अभी आने वाले समय, क्योंकि इलेक्शन तो हो जाएगा 23 तारीख मई को मतदान होकर के रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये चीजें हमेशा देश की एकता को बनाए रखने के लिए, और आजादी सबको दी गई है, उस बोलने का अधिकार है, बोलिएगा आप उसमें दायरे में बोलिएगा जिससे किसी को भी व्यवस्था चीज नहीं आए, किसी को गलत चीज नहीं लगे। आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हो किसी भी तरह से सही नहीं होती है, उसको संयमता लानी पड़ेगी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा श्याम जी। सुशील जी, देखिए
आज नवजोत सिंह सिद्धू से बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो आज का बयान था, आज की स्थिति, नई एक स्थिति सामने आ गई, उनका नया बयान सामने आ गया। अब देखिए, चौकीदार चोर पर भी काफी बवाल मचा हुआ है। चौकीदार चोर है जो बयान है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। उस पर भी राहुल गांधी के ऊपर जो बयान पर लेकर नाराजगी जताई है। तो क्या राहुल गांधी जब मंच से बोलते हैं प्रधानमंत्री को लेकर कि चौकीदार चोर है, इस तरह के बयानों को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, उनको लगता है जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के सहयोगियों या जिसने भी किया है उस पर कुछ और भाषा भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से चीजें हो रही है ना, एक तरफ से नहीं हो रही है, चीजें दोनों तरफ से हो रही है ना। मैंने अभी जो एक शब्द यूज किया था, क्रिया की प्रतिक्रिया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपको उसका बैकग्राउंड तो बताया। मैं पहली बात तो बताऊं, और प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी, उनके 20 वीडियो हैं, मैं दिन में देख रहा था आपकी कॉल के बाद, इसमें वो कहते हैं कि हम राजनीति में विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, हम शत्रु नहीं हैं, इसलिए हमारी भाषा शत्रुता की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आप शायद पब्लिक डोमेन में बहुत सारे उनके इंटरव्यूज हैं इस तरह के, तो हम तो उसमें बिलीव करते हैं। अब रही बात आपने चौकीदार चोर है की, तो वो एक स्थिति क्रिया की प्रतिक्रिया भी नहीं है। वजह यह है कि पिछले 5 सालों में चूंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, और पिछले 4 सालों में उस चौकीदार के सामने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेकर के 36 व्यापारी, ईडी ने कल कहा है कोर्ट में एक जगह पे ईडी ने कि ये 4-5 नहीं है, 36 चले गए। तो 36 बड़े व्यापारी जो है वो यहाँ से हजारों लाखों करोड़ रुपया लेकर के फरार हो गए, एक भी वापस नहीं आया। तो फिर एक प्रश्न उठ जाता है। और इसी बीच राफेल के अभी राफेल पे बहस है नहीं, और राफेल के अंदर सबको मालूम है कि अनिल अंबानी को तो साथ ले गए थे वहां फ्रांस, और रक्षा मंत्री यहीं बैठे रहे, और वहां डाबोल साथ गए थे, डोभाल और अनिल अंबानी, और वो एमओयू हो गए। सुनिए, 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी की कंपनी को 7 साल के ऑफसेट पे पार्टनर बना दिया। इसमें शुरू के 3 साल एक ढिले का काम करने की जिम्मेदारी नहीं है अनिल अंबानी पे, और 10 रुपए का शेयर डसाल्ट ने 1100 रुपए में खरीदा, और वो पैसा जब आया अनिल अंबानी की कंपनी में, तो उसने नागपुर में एक वो फोर्टन हवाई जहाज बनाने की एक जमीन खरीदी। पैसा उतना पैसा भी नहीं था, अभी भी 400 करोड़ रुपया दिवाला कंपनी के उसके भाई ने दिए, तो जेल जाने से बचे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना से। तो ऐसे व्यापारी की चौकीदारी अगर प्रधानमंत्री करें, और राहुल गांधी जी अगर भाषण में कहें चौकीदार जनता के चोर है, तो हम क्या करें? ये बात तो आपकी है, तो उसमें कोई, मुझे बात सुनिए, चोर लुटेरे एक परिवार खा गया, ये भाषण 2014 के नहीं 19 में भी चल रहे हैं, मैंने एक 19 में भी चल रहे हैं मोदी जी के। क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। आप समझते हैं फिर उस बुखार को चढ़ने दे जनता के, और जनता को बताएं नहीं कि भाई हमें चोर कहने वाले स्वयं चोरी किए बैठे हैं, ये बताएं नहीं जनता को। हमारा भी लोकतंत्र अधिकार है, फर्ज भी है। क्यों कि ऐसे व्यापारियों के चौकीदार अगर दोबारा आ गए तो ये देश तो दिवालिया हो जाएगा। ये हमारा ड्यूटी है लोकतंत्र में, जनता के प्रति भी है, संविधान के प्रति भी है। एक आपने चुनाव आयोग की बात कही थी, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था। संवैधानिक संस्थाओं का जितना सत्यानाश पिछले 5 साल में हुआ, ईडी ले लो, सीबीआई ले लो, अरे सीवीसी खुद जाकर के कह रहा है आलोक वर्मा सीबीआई चीफ को कि तुम वो जो अस्थाना राकेश है उसके बारे में लिखी हुई टिप्पणी वापस ले लो, तो तुम भी बहाल रह जाओगे। ये रात को 12 बजे जाके सीवीसी सीबीआई चीफ को कहता है। ये संवैधानिक संस्थाओं का हाल हो गया इस देश के अंदर। तो चुनाव आयोग उसमें कहां बचेगा? एक डर का माहौल है इस देश में कि मुझे वापस प्रधानमंत्री बनना है, और एक माहौल बना रखा है, बन रहा हूं। तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं, देखिए अगर सर्दी पड़ रही है ना, तो कितने हीटर में बैठ जाए चुनाव आयोग, सर्दी की कंपकमी थोड़ी बहुत तो दूजनी छूटती है, चुनाव आयोग उससे बचा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं कि चुनाव, आज सुनील अरोड़ा जी राजस्थान के कैडर के आईएएस रहे में यहाँ बड़े दबंग माने जाते थे। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूँ कि देश के भविष्य के निर्माण का टर्निंग पॉइंट का चुनाव है, वो साहस दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा बसपा, जो बदजुबानी करे उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसी कार्रवाई करो कि वो पार्टी जिंदगी भर याद रखे।
तो ये तो मानते हैं ना कि आप कार्रवाई करनी तो चाहिए। आपकी सारी बात का जवाब दे दिया। बिल्कुल, चुनाव आयोग को सारी बात का चुनाव आयोग को अगर चौकीदार चोर है, हाँ, ये उनको लगता है, हाँ, कि भाई लीगल सुप्रीम कोर्ट को लगता है, उनको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट को लगता है, उसके तो सब्जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि नोटिस जारी कर दिया, उस पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ना, गांधी जी को जवाब देना है। हम देखते हैं सोमवार को जवाब क्या देते हैं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। लेट अस ऑल सी, हम एक साथ देखेंगे सब मिलकर। जी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ही बदजुबानी की जा रही हो, या इससे पहले भी चुनाव के दौरान भी। और जो राजनीति की भाषा रही है, राजनीति की भाषा को लेके कई बार सवाल उठे हैं, किस तरह से अमर्यादित होती जा रही है, एक दूसरे के प्रति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर लगातार बातचीत की जा रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और जो एक वर्ग, जो देश की जनता है, जब इस तरह की भाषा सुनती है तो उसको भी कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि वो आखिर किन लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन रही है। उसको इस तरह के लोग जनता को नहीं चाहिए जो कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। वो केवल चाहते हैं कि काम कर सकें और जो अपने काम से लोगों में पहचान बना सके। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में किस तरह से नेता बदजुबानी कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को लेकर ऐसे बयानात जो कि शायद सुनने वाले को भी अच्छे ना लगे, और देश की जनता तो निश्चित तौर पर उनसे नाराज होती है। लेकिन समझने से परे है ये बात कि आखिर इस पर लगातार सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। और चुनाव आयोग की जिस तरह से जो कार्रवाई का अंदाज है वो भी लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि इस तरह की राजनीति नहीं चल सकती। इस तरह की राजनीति से आने वाला जो समय है वो और खराब होता नजर आएगा। शुचिता की राजनीति का जो है, जिस पर लगातार बात होती है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी से श्याम झा साहब हैं, कांग्रेस से सुशील आसोपा साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हैं। श्याम झा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं आसोपा साहब से बात कर रहा था, और जो चौकीदार चोर है वाला जो प्रकरण है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, राहुल गांधी साहब को जवाब देना है इस पर। अब ये देखिए, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बयानात को लेकर इस पे प्रधानमंत्री पर बात मैं कहना चाहता हूँ। एक कहावत है बहुत पुरानी, चोर मचाए शोर। पूरा परिवार जमानत पे चल रहा है। जो भागे हुए व्यापारी हैं उनको लोन दिया कब गया, किसकी सरकार में पैसा खा के, उनसे चोरी करके, और तो वो कब भागे, केन प्रकारण करके दिया गया। हाँ। और जब उन चीजों की जांच होने लगी, परतें खुलने लगी, जब धरपकड़ चालू हुई, तो उसमें प्रकरण में तो भाग कैसे गए आपकी सरकार के होते हुए? चालू हुआ। जो भागे उनको पकड़ के लाया जा रहा है। सरकार के होते हुए भाग कैसे गए सर? आपको पता है, गिरफ्तारियां चालू हो गई है, भाग गए, भागने में सफल हुए, छोड़ा नहीं गया उनको, बख्शा नहीं गया, गिरफ्तारियां चालू है। और इसके अलावा जो भूमाफिया, जो उन्होंने जमीनों का घोटाला किया है, चाहे दूसरे घोटालों में लिप्त हैं और जमानत पे चल रहे हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। वो भी आज नहीं कल जेल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ चोरों के लिए कतई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई होंगे, हो सकता है इतनी बड़ी पार्टी है, कोई अगर कुछ हुआ तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी पार्टी का कोई भी हो, यहाँ चोरी चकारी, इस चीज के लिए, बेईमानी के लिए कोई कतई जगह नहीं है, और सभी को बंद किया जाएगा। और जो भी कार्रवाई है वो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे स्वच्छता की राजनीति होने वाली है, और देश के सामने पारदर्शिता से चलने वाली सरकार है, और पारदर्शी सरकार है, विकास और विकास के नाम पे ये सारा। श्याम झा साहब, एक बात जाननी है। देखिए, जब मैं सवाल करता हूं तो अगर मैं कांग्रेस से, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाजपा या कांग्रेस से किस तरह के, किससे सरल सवाल किए जाए, किससे स्वच्छता की राजनीति की आप बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा में स्वच्छता की राजनीति होती है? जी बिल्कुल। किस आधार पर आप मानते हैं भाजपा में स्वच्छता की राजनीति होती है? बाकी पार्टियों के मुकाबले भाजपा में जितनी स्वच्छता की राजनीति है, ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ज्यादा किसी में भी नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शहीदों पर सियासत नहीं करेंगे, शहीदों पर सियासत के लिए हम नहीं है। आपने भी देखा होगा कि वो, उन्होंने उस मुद्दे पर, पुलवामा के शहीदों पर वोट
वोट की बात भी करी, जिस पर आपने बड़ी मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। और उन क्या पुलवामा के शहीदों पे मैं बताऊं आपको क्या थी, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे वोट मांगे हैं, शहीदों पे के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा है। मुझे देश की सुरक्षा के मुद्दों पे वोट मांगा है और मांगेंगे। जिसमें देश की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। श्याम सुंदर जी, आप देखिए जो घटना हुई इसका कारण क्या है? आप मेरे को बुलाते क्यों है? अगर आपको ही बोलना है और मेरे को पास समय नहीं है तो आप बोल लीजिए। मैं चला जाता हूँ। आप जब बोलते हैं मैं चुप हूँ, आपको सुनता हूँ तो सुनिए ना, आप भी सुनिए ना। आप कह रहे हो कि विफलता को लेकर के भी तो मैं चला जाता हूँ, आप भी बोल लीजिए। आप कह रहे हैं ना स्वच्छता की बुलाया क्यों जाता है? मैं स्वच्छता की राजनीति पर बात कर रहा हूँ। अगर सही बात को मैं आपसे जवाब ले लूंगा इस बात का। मैं स्वच्छता की राजनीति बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए, आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से अगर शहीदों के उस पर कहते हैं कि आपका वोट किसको समर्पित होगा, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा का जहां मुद्दा आएगा, हाँ, तो उस मुद्दे के लिए हम बात करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आज से तो वोट तो नहीं मांगिए उस पे, राष्ट्र की उस पर वोट तो मत मांगिए। अरे आप ना मांगे तो आप तो वैसे बताइए, सुरक्षा अरे तो बीजेपी को क्या ये भरोसा नहीं है कि हमारे काम इतने अच्छे हुए होंगे इस 5 साल में कि हमें तो जनता अपने आप वोट दे देगी? हर चीज पे हमारे काम है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पे वोट मांगा जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, क्या राष्ट्र सुरक्षा केवल 5 साल बीजेपी में ही हुई है? इससे पहले राष्ट्र की सुरक्षा नहीं थी? राष्ट्र की किसी भी उसमें अटल जी की भी सरकार रही है और भी आपकी कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं थी? अटल जी ने पूरी जोर से अपने पूरे दमखम से जवाब दिया। कांग्रेस के सरकार में आज भी चाइना जमीन दबाए बैठा है। 1965-1971 की तो भूल गए आप। 65 मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं पढ़ना चाह रहा ना, आप समझ नहीं रहे। हमारी जमीन दबाए बैठा है। आप अगर बात करना चाह रहे हैं अटल जी पे और कांग्रेस पे, आप बताइए वो जमीन हमारी क्यों दबाए बैठा है पाकिस्तान? ये जवाब दे कांग्रेस। और चाइना क्यों हमारी जमीन दबाए बैठा है? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ये मुंह छुपाए बैठे हुए हैं और फिर बातें करते हैं। 5 साल में आपने क्या किया उस जमीन के उसको लिए? 5 साल में उस जमीन के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको हम अपना कश्मीर मानते हैं। बिल्कुल, गिलगित बाल्टिस्तान तक हम अपना इलाका मानते हैं। उसके लिए आपने क्या किया देश में कि जो हमारे भारत अधिकृत कश्मीर को भी ऐसा डिस्प्यूट मुद्दा बना दिया है कि भारत अधिकृत होते हुए भी वो अपने आप को अलग बताता है। ये इस तरह की विभिन्न तरह की इन्होंने साजिशें कर करके भारत के इतने टुकड़े करने की योजना बना रखी है कांग्रेस ने, उसको कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लाएगी और चाइना में जो हमारी जमीन दबी हुई है उसको भी वापस लाएगी। और 35 और 370 को भी खत्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये वादा तो आपका 5 साल पहले भी था। इस 5 साल में क्या किया? कमेटी बनाई हुई है, उसमें रिटायर्ड जज भी है, कमेटी बनाई हुई है, उस पर कार्रवाई चल रही है और बिल्कुल खत्म करेंगे उसको। चलिए ठीक है। तो सुचित, देखिए ये सारी चीजें इसलिए जुड़ती चली गई जब आपने कहा कि हम शहीदों पर राजनीति नहीं करते हैं। आप जब भाजपा के नेताओं के पोस्टर्स पर शहीदों के पोस्टर नजर आए, तब चुनाव आयोग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उसके बाद वो पोस्टर हटे भी। तो यानी कि राजनीति तो की जा रही थी। देखिए, वो समय ऐसा था कि चुनाव पास थे, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों का सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। और उसी नाते शहीदों के सम्मान के लिए पोस्टर लगाए गए थे, राजनीति करने के लिए पोस्टर नहीं लगाए गए थे। लेकिन चुनाव आयोग को ऐतराज लगा और वो ऐतराज जताया तो हमने उसको हटाया। चुनाव आयोग का सम्मान रखा हमने, उसको हटाया हमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के कहने से हमने हटा दिया तो शहीदों का सम्मान खत्म हो गया। ये तो हमारे मन में शहीदों का सम्मान तो पूरे देश के लोगों में, आज भी चुनाव के बाद भी उन शहीदों का उतना ही सम्मान रहेगा। एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि शहीदों का सम्मान हिंदुस्तान, जब से जो हिंदुस्तान में जिस तरह की जो स्थितियां हैं, जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सब लोग शहीदों का सम्मान करना जानते हैं। शहीदों पे उंगलियां उठाई गई है, सेना पे उंगली उठाई गई है। अब कैसी बात कर रहे हैं? इसी भारत देश में इसी कुछ महीनों में आपने भी देखा होगा कई चैनलों के माध्यम से, और आप तो खुद एंकर है, आपके चैनल पे भी मुद्दा उठा होगा। सैनिकों पे उंगलियां उठाई गई है, शहीदों पे उंगलियां उठाई गई है। हर तरह के आरोप जो भी ये लगा सकते थे, सेना पे, शहीदों पे, सब पे आरोप लगाए इन्होंने। ये इनका स्तर है राजनीति का। चलिए श्याम जी, देखिए चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई करता है, तो ये जैसे आपने एक चीज बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये कार्रवाई भी नाकाफी है। अगर इस कार्रवाई को हम देखें कि किसी बच्चों 48 घंटे का प्रचार का रोक लगा दी, 72 घंटे प्रचार की रोक लगा दी, मेनका गांधी हैं उन पर रोक लगा दी, योगी, ऐसी कार्रवाई
की एक नजीर क्यों नहीं बनती है? कल को तो फिर ऐसी स्थितियां बनेंगी जब ये भाषण देंगे नेता, कोई भी नेता किसी भी पार्टी के, कि वो कुछ और अनाप शनाप बोल देंगे, किसी के लिए और अनाप शनाप बोल देंगे कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? और उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि चुनाव आयोग ये कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि हमारे पास ऐसी शक्तियां ही नहीं है, तो क्या चुनाव आयोग के पास, जो टीएन शेषन जिन्होंने चुनाव आयोग का एक ऊंचा दर्जा बनाया, चुनाव आयोग का एक ऐसी स्थिति बनाई कि नेताओं को डर लगता था कि चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, क्या वो डर खत्म हो गया? देखिए सुधांशु जी, मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उसको अगर कामयाब होने के लिए उसकी शक्तियां जो है उसका उपयोग करेगा तो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्योंकि केवल एडवाइजरी जारी करना जी या छोटी मोटी कार्रवाई करके अपने आप को हितैषी कर लेना, यही तो एक, देखिए जो याचिकाकर्ता वाले ने कहा है कि साहब आयोग के पास अपार शक्तियां हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहा वो, उसको उपयोग करना चाहिए और कर करके ये, और तो जब डर किस बात का है? सुप्रीम कोर्ट को बुला करके फटकार लगाने की जरूरत पड़ी, जब क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहा था वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से वेनुविषता फैलाने वाले अपशब्द विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा बोले जा रहे थे, उस रोक नहीं लग पा रही थी, कारगर रोक नहीं लग पा रही थी। उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और फटकार लगानी पड़ी। याचिकाकर्ता ने कहा कि साहब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, सबकी शक्तियां। उसके बाद जब फटकार लगाई तो उनको लगा कि देखिए कहीं चुनाव आयोग के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर दे सुप्रीम कोर्ट, और कोई अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर दे, इसलिए चुनाव आयोग मजबूरी में उसने कुछ कार्रवाई शुरू की है। मैं जानता हूं सुनील अरोड़ा जी को कि वो सक्षम है, अगर वो चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं। डर किस बात का? देखिएगा कि जब मैं कह रहा हूं एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी जिसको डर है किसी बात का, देखिए अगर जब चयन होता है ना, चुनाव आयोग के मेंबर्स का जब चयन होता है, उसमें यदि कोई राजनीतिक पार्टी के स्तर पर चयन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें चुनाव आयोग के सदस्यों का जो चयन हो, कोई ना कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी बनाए जिसमें कि सब लोग शामिल हो, प्रतिपक्ष पक्ष दोनों ही शामिल हो, और निष्पक्षता से जो अधिकारी ईमानदारी से आए वरिष्ठता में, उस अधिकारी को बना दो, तो क्या है वो आजादी से काम भी करेगा, उसके किसी के ऊपर नहीं रहेगा। होता है क्या है कि जब किसी के ऊपर मेहरबानी होती है और वो अगर चुनाव आयोग का मेंबर बनता है, फिर आगे चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाता है, तो कुछ न कुछ तरीके आता है। इसलिए मैं कहता हूँ टीएन शेषन जैसा अधिकारी बहुत कम है। टीएन शेषन थे जब उन्होंने कार्रवाई की तो किसी को मना थोड़ा किया कोई भी। आज पहले चुनाव आयोग इंदिरा जी के उसमें चलता ही था, कोई कुछ कहता ही नहीं था, सारी बातें होती थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया उसके बाद ही तो इंदिरा जी के ऊपर सारी लगाम लगने लगी और चुनाव आयोग को थोड़ा बहुत लगने लगा। अब चुनाव आयोग बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन करते करते कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिससे कि आप देखिए 72 दिन का 48 दिन का 48 घंटे का, अगर ये रोक से क्या होगा? उनको पता है कि 3 दिन बाद फिर चुनाव प्रचार हो जाएगा। आप कीजिए पूरे चुनाव में रोक लगा दो, आप देखिए करके देखिएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कार्रवाई को वैलिड बताया और कहा कि सही कार्रवाई की और आपकी मायावती की अर्जी को भी उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। जी, तो एक पहल की है, पहल में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट आगे होकर के सारी कार्रवाई नहीं करता तो सारी, अब मैं जहां साहब बार बार कह रहे थे जम्मू कश्मीर में जब स्वार्थों की पूर्ति होती हो तो महबूबा से आप संधि करो, सरकार बनाओ। और अब सुनिए, महबूबा के पिताजी के साथ बनाई गई थी, मेरी बात सुनिए, उनके साथ विचार आप मिले, बनाई ना, आप नहीं मिले तो सरकार तोड़ दी गई। आप जब स्वार्थों की पूर्ति हो तो ठीक है। अब वो आतंकवादियों की, इसलिए टोक रहा हूँ, आतंकवादियों की जो वो करे, लेकिन मैं इसलिए टोकना पड़ा। तो आपके स्वार्थों की, बाद में आपके स्वार्थों की पूर्ति हुई तो आपने सरकार बना ली। अब जब लगा कि भाई हमारे खिलाफ स्थिति खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपने कह दिया। अब 10,000 मुकदमे किसके कहने से हटाए आपने? पत्थरबाजों के मुकदमे हटाने का काम तो केंद्र सरकार ने किया ना। क्यों किया? क्योंकि आपने उसके साथ थे। आप वो कह रही थी जो करना पड़ा आपको मजबूरी में, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों पे जब आपको स्वार्थों की पूर्ति होती है तो सत्ताधारी पार्टी कहती है बिल्कुल ठीक है। आप 46 दल का संगठन लेके चल रहे हो तो ठीक है, अगर वो चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत गलत। मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टियों के ऊपर सुचिता बननी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी को ये तो दिख रहा है कि वाड्रा जो काम कर रहा है वो तो ईडी के दायरे में आता है। पूर्व मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे और उसके बेटे वाली कंपनी का काम होता है वो ईडी के दायरे में नहीं आता। एक ही सेम चीज है वो की वो। तो ये सारी चीजें अगर कार्रवाई करते हो तो समानता रखो।
कोई एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब सब कार्रवाई हो रही है तो सारी चीजें। लेकिन श्याम जी आप देखिए, ये मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी, लेकिन एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हम बीजेपी की एजेंसियों को दुरुपयोग, जब तो सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी तो हर सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। देखिए अपने तरीके से मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई ज्यादा कोई कम, ये सरकार कहती है हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग तो प्रतिपक्ष आरोप लगाता है कि हम तो सदुपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार में है इसलिए हमारी बात मानता है वो संगठन, इसलिए हम निर्देश दे देते हैं। तो लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि जो भी एजेंसी ऐसी है जिसपे कि हमको निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि ईमानदार और ढंग के लोग लगे, जिससे कि जांच सही हो और हमारे लोकतंत्र मजबूत रहे। इस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। वो नहीं अपनाते, बीजेपी भी और कांग्रेस दोनों एक जैसी है। वो देखिए टाइम देखिए, नरसिंह राव ने भेजा था ना अटल जी को, प्रतिपक्ष के नेता होने के बाद भी आपने यूएनओ में भेजा उनको, तो हमारा नेतृत्व तो उन्होंने किया वहां जाकर के। आज तो हम प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक नहीं रहे। दो अगर हमारे सांसद कम उनके जीत के आए, हमने प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिया क्योंकि हम चाहते थे कि देखिए कि हम इतने ताकतवर हो गए। आप देखिए जब आप पार्टी ने कांग्रेस के 3 ही जीते, वहां जीते हैं ना, दिया ना प्रतिपक्ष ने। अगर आप प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा दे देते खड़गे को तो गलत थोड़ी ना हो जाता, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। अब ये सारी बातें जब ऐसी सब चीजें आती है तो लगता है कि आप प्रधानमंत्री और बड़े दल के नेता होने के नाते आप में जिस प्रकार का लोकतंत्र को स्वच्छता और ताकतवर बनाने का जो कुछ आप में है वो मादा आप अपनाते नहीं हो टाइम पे, और बाद में कहते हो कि ये हुआ वो हुआ, मेरे को ये कह दिया, मेरे को कह दिया। ये सारी बातें लोकतंत्र के जीवित रखने के लिए जरूरी है और लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे। आजादी के नाम पर या अपन को जो आपको संविधान ने अधिकार दिए उसमें अपन एक दूसरे पर छीटाकसी नहीं करें, ओछी राजनीति नहीं करें, एक स्वच्छता का वातावरण बना रहे। तो इसके लिए हमको प्रधानमंत्री को लाना चाहिए। सुशील जी, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज मैं इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जो चर्चा सुनी है स्वच्छता की बात, बहुत अच्छा शब्द है वो चला। अब चुनाव आयोग को अपने दांतों को थोड़ा और तीखा करना चाहिए इमीडिएटली। वजह यह है कि चुनाव आयोग के पास 2 शिकायतें प्रधानमंत्री की पेंडिंग चल रही हैं। एक तो चित्रदुर्ग में कर्नाटक में हेलीकॉप्टर जैसे ही उनका रुका और पंखे चल ही रहे थे धीरे धीरे कि एक बड़ा ट्रंक जो है उस हेलीकॉप्टर में से गया और एक प्राइवेट इनोवा में भागते हुए 4 लोग उस ट्रंक को उस गाड़ी में रखा, फिर वो गाड़ी वहां से रवाना हो गई। उस शिकायत पे चुनाव आयोग ने अभी प्रधानमंत्री की शिकायत है कि उनके हेलीकॉप्टर से ऐसा क्या ट्रंक गया। एक दूसरी अभी बात चल रही है कि साहब पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे। अभी सोशल मीडिया में दूसरी चीजें चल रही है, वो ये कह रहे हैं भाई आप उन शहीदों उनके परिवार के लोग डाल रहे हैं फोटोज के साथ, वीडियोज भी डाल रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी उन शहीदों के नाम पे नहीं, हम विधवाओं और ये जो यतीम बच्चे हैं इनके नाम पे वोट मांग रहे हो, शर्म करो। बेसिक चीज देखिए, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 2 बात। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट आप कर रहे हैं अटल जी की और वो जो समय की, तो आप याद करिए कि अटल जी से को जब नरसिम्हा राव ने भेजा था उससे पहले तो 86 में राजीव गांधी जी ने अटल जी को भेजा था किडनी के इलाज के लिए। वहां पे फॉरेन जब वो यूएनओ राज्यसभा के सदस्य बन गए थे, हार गए थे माधव सिंधिया से, तो उसके बाद उनको राज्यसभा में अपनी पार्टी से आए वो, तो उनको भेजा गया यूएनओ में और पर्सनली बुला करके कहा कि आपकी, मुझे पता चला आपकी किडनी का गंभीर इलाज होना है, आप करवा के आइएगा, उससे पहले मत आइएगा। और ये बात आज का प्रधानमंत्री कर दे तो पता नहीं कितने चैनल में फैल जाए। पूरे के पूरे 5-6 साल तक छिपी रही। जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, शहादत हो गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में ये जग जाहिर की। ये होती है एक सदाशयता और बड़प्पन की बात, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो सबसे बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो दौर चल रहा है अल्टीमेटली ये जो क्या आज प्रियंका जी ने कल फतेहपुर सीकरी में बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया है नरेंद्र मोदी जी से कि राष्ट्रवादी आप हो तो पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, हिंदुस्तान के नागरिकों की बात करो, युवाओं की बात करो कि आपने उनके लिए क्या किया, आप किसानों की बात करो कि आपने उनके लिए क्या किया, आप उद्यमियों की बात करो कि आपने उनके लिए क्या किया, या आप क्या करना चाहते हो, अपना रिपोर्ट कार्ड दो। आप राष्ट्रवादी हो तो विपक्ष के नेता के पिता का चरित्र हनन करने की बजाय उसने शहादत दी उसको याद करो। आप राष्ट्रवादी हो तो स्वयं को तो भारत का प्रधानमंत्री
मानते हो और उस तरह का सम्मान चाहते हो, लेकिन जो दूसरे प्रधानमंत्री रहे या देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए या अपनी जेलें गए और दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उनका भी सम्मान करो, उनका चरित्र हनन और अपमान करते हो, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? आप समझिए बात, बड़ी सीधी सी बात कही है। महिलाओं के लिए आपका क्या एजेंडा था और आपने क्या दिया? काले धन के लिए आपका क्या एजेंडा था और आपने क्या दिया? राष्ट्रवादी हो तो इन सवालों का जवाब दो। राष्ट्रवादी हो तो लोकतंत्र को जिंदा रखो, रखना था आपने, नहीं रखा। लोगों की आवाज दबाना चाहते हो, उनको कुचलना चाहते हो, विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, निर्ममता से उनके बारे में बात करते हो, ये राष्ट्रवादिता है। ये कल प्रियंका गांधी जी ने फतेहपुर सीकरी में कम से कम 1-1.5 लाख लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछे हैं। जी, प्रियंका गांधी ने जो बातें कही अपने तरीके से, जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बस इतना सा मैं जानना चाहता हूं कि ये जो शुचिता की बात है, ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी, अन्य दलों की भी है। मतलब पूरा जो एक राजनीतिक परिदृश्य है हिंदुस्तान का, उस पूरी सभी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस में भी देखिए, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि उस वक्त नेता भाषण में क्या बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक अपनी तरफ से, पार्टियां भी अपनी तरफ से अपने नेताओं को इस हिदायत दें, सख्त हिदायत दें कि भाई जब आप चुनाव के दौरान भाषण दे रहे हैं या किसी भी सार्वजनिक मंच पर आप भाषण दे रहे हैं, तो उस दौरान ऐसी किसी भाषा का प्रयोग ना करें जो कि अमर्यादित हो, जो सुनने वाले को अच्छी ना लगे और जो जनता के बीच में संदेश ठीक ना जाए। देखिए, ये क्यों हो रहा है? अभी एक बात चल रही थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ भाजपा के अच्छे संबंध थे। एक मिनट याद करिएगा। अब देखिए, भाजपा के किन मुफ्ती साहब के साथ अच्छे संबंध थे? उनके पिताजी के साथ, कि जो गृह मंत्री रहते हुए बनने के बाद वीपी सिंह सरकार में 7 दिन के भीतर अपनी बेटी का नकली अपहरण करवाया, जो प्रमाणित हो गया, और 5 खूंखार आतंकवादी छोड़े दिसंबर 1989 में। ये मुफ्ती साहब के साथ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे अच्छे संबंध थे, उनके साथ बनाई थी सरकार ने। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं जवाब कहने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब ले रहा हूँ, स्वीकार किया उन्होंने। आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, अभी जो लोकसभा में राजीव गांधी जी ने कागज लहरा के प्रमाणित किया था, इतने बजे खाना गया रुपया शहीद का, जवाब ले लेता हूँ श्याम जी से, शाम और यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने गृह मंत्री थे सरकार में, श्याम झा साहब से जवाब ले लेता हूँ, बाहर से समर्थन ले रही थी। साहब से जवाब ले लेता हूँ। हाँ जी, सोपा जी की जो बात, आप इसको रिव्यू करके देख लीजिएगा। अभी के अभी आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, प्रियंका की जी राजीव गांधी जी, उन्होंने शहादत दी, प्रधानमंत्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, सम्मान्य हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, अरे सम्मान दीजिए उनको भी। नरेंद्र मोदी, अरे प्रधानमंत्री हैं वो आपके देश के, क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आप सम्मान से तो बोलिए उनके लिए। मैं तो आदर्शवादी बातें कर रहे हैं। लिखता हूँ भाई साहब। अभी तो क्या बोल रहे हैं? अभी देश के सामने क्या लिख रहे हैं? आप बोल रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी इतिहास में जाइए, करके बात करिए, क्या पकड़ रहे हो? इतिहास में जाइए, फिर प्रियंका में जाइए, आप प्रियंका वाड्रा को देखो, जो जमानत में घूम रहे हैं परिवार, उसको कर्मों को देखिए। देखिए, इस तरह की डिबेट को नहीं, लोग सुन रहे हैं। हम यहाँ शुचिता की राजनीति की बात कर रहे हैं। सुशीला साहब, मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। यहाँ शुचिता की राजनीति की बात कर रहे हैं। गुलामी करना छोड़िए जी, आप छोड़िए। और पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करिए। मैं इस बयानबाजी में नहीं, मैं इस वक्त इस जो अभी हमारा जो विषय है उससे हटके मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं बात अगर हो रही है तो शुचिता में, ये शुचिता की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, मैंने कहा कि वो सभी पार्टियों का जिम्मेदारी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ना उदाहरण सामने के सामने, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने शहादत दी, उनके लिए सम्मान। और अटल बिहारी वाजपेयी, अरे जी लगा के बात करिए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रेम से नाम लोग अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, इंदिरा गांधी बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं, प्यार से प्रधानमंत्री है, महात्मा गांधी बोलते हैं। गुलामी, उस परिवार की गुलामी छोड़िए, अच्छा नहीं है आपके पास, गुलामी छोड़िए उस परिवार की। जवाब नहीं है आपके पास। आपने आतंकवादी छोड़े,
दिसंबर कुछ हासिल नहीं 89 होगा। में मैंने दिसंबर 89 में 5 सुशील आतंकवादी छोड़े इस आपने। तरह की डिबेट ये इतिहास है, से बाहर 5 निकलिए। आतंकवादी छोड़े इस आपने तरह की डिबेट से कुछ हासिल नहीं दिसंबर होगा। 89 आपको बना में। देते हैं आतंकवादियों को, शुचिता आपने की तो बात पाला कर है रहे हैं। आतंकवादियों को। हम शुचिता की बात कर रहे हैं, इस तरह की डिबेट से कुछ हासिल नहीं होगा। शामजा साहब देखिए, मुद्दा यह है कि जो वर्तमान दौर की अगर बात करूं मैं, हम हमेशा पास्ट को देखने लगते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, कांग्रेस ये कहती थी, बीजेपी कहती थी। मैं तो अब जानना चाहता हूं, देखिए अभी आपकी सरकार है, अभी आप अगली सरकार आने के लिए आप जुटे हुए हैं। क्या आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने नेताओं को हिदायत दे कि भाई देखिए अपनी जुबान पे देखिए वो रखिए, जो कार्रवाई हुई है उसको भारतीय जनता कंट्रोल में पार्टी- कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं, कार्रवाई हुई है, चुनाव आयोग ने करी है। जो नेता है वो भारतीय राजनीतिक जनता पार्टी के नेता राजनीतिक हैं, दल जिन पर ही कार्रवाई क्यों हुई नहीं है। उनको हिदायत देते हैं जब आज- आप वोट टिकट देते हैं जी तो? बिल्कुल देना चाहिए, और अनुशासन जो हाँ। कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस चीज पे ये गहनता से महत्वपूर्ण बात उस है। चीज को ले रही है और उन्होंने हिदायत दी है। और आपको मैं ध्यान दिलाता हूं, एक बार नहीं कई बार ज्यादा बोलने के वजह से कई नेताओं को पार्टी ने सस्पेंड भी किया, अनुशासन समिति ने, चाहे वो प्रहलाद गुंजल का उदाहरण हो, चाहे किसी और नेता का उदाहरण हो। एक बार नहीं कई बार पार्टी ने उनको सस्पेंड भी किया। तो ऐसा नहीं है, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जाती है पार्टी ये द्वारा। मानते नहीं, कार्रवाई की जाती है और करनी चाहिए। करनी जिस तरह की चाहिए, स्थितियां, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप पार्टी के स्तर पर सुधारात्मक जो कदम है उठाने चाहिए, इसको बात बिल्कुल मानते उठाने हैं। चाहिए और मैं ये भारतीय दोनों पार्टियों के लिए बात बिल्कुल, कर रहा हूँ, चाहे बिल्कुल। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या जी। जो अन्य पार्टियां जी। रीजनल पार्टी। श्याम जी बस मेरा ये आपसे शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ, समय नहीं है मेरे पास। ये केवल चुनाव आयोग पर अगर हम सारी जिम्मेदारी डाल दें तो शायद मुझे लगता नहीं सही होगा। केवल क्या इसका जो बदलाव है राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, जो बड़े नेता हैं जिनकी बात सुनी जाती है, उनको भी शुरू करना होगा? देखिए सुधांशु, सबसे पहले जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है जी। कि वो शुचिता की बात सबसे अभी, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट चल नहीं रही है। पार्लियामेंट नहीं चल रही तो अब तो चुनाव आयोग का ही कर्तव्य बनता है कि वो नेताओं को बुला करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और कहे कि अब ये कार्रवाई की है, लेकिन आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उनको कहना चाहिए सबको, उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ पार्टी को, सबको बुलाएं और बात करें कि इस तरह की चीजें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे अब आगे। ये चीज करने की जरूरत है और वो चुनाव आयोग को करनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारत की राजनीति को, भारत के चुनाव को दूसरे देशों में, विश्व के अंदर एक बड़ा लोकतांत्रिक पर्व के रूप में देखा जाता है। एक ऐसे इस तरह से देखा जाता है कि एक ऐसा देश जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां के चुनाव जिस अंदाज में, जिस बड़े तरीके से आयोजित किए जाते हैं, वहां जिस तरह से रैलियां और पूरा एक पर्व की तरह मनाया जाता है चुनाव को। लेकिन जब उस बीच में राजनीति में जुबान जब गंदी हो जाती है, जब एक दूसरे पर छींटाकशी होने लगती है, महिलाओं पर गलत टिप्पणियां होने लगती हैं, तो वो इस पर्व को कहीं ना कहीं, इसकी जो साख है उसको धूमिल करते हैं। इस पर ध्यान देना होगा। इसकी शुरुआत राजनेताओं को करनी होगी। राजनेताओं के साथ चुनाव आयोग जो है वो अपनी काम करें और राजनेताओं को अपने अंदर झांकना होगा कि हम कैसे इस पर सुधार कर सकते हैं। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।